हेलो, मेरा नाम है आदित्य और आप लोग देख रहे हैं जेएसयू गैलेक्सी क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या कभी आपने इस फैक्ट पर ध्यान दिया है कि जिस नोटबुक को आप लिखने के लिए यूज़ करते हो वो आपके पास एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आती है, मैन्युफैक्चरिंग के, उसे बनाने के बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आती है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। उसने अपनी ज़िंदगी यानी अपनी लाइफ एक पेड़ का हिस्सा होने से शुरू करी। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। फिर उस पेड़ को काटा जाता है और फिर उसे पल्प मिल में भेज दिया जाता है। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। यहाँ पर जो पेड़ की जो लकड़ी होती है उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके साथ प्रोसेस किए जाते हैं अलग अलग, और उसे वुड के पल्प में बदल दिया जाता है, यानी वुड को वुड के पल्प में बदल दिया जाता है। द वुड पल्प was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines। फिर जो वुड पल्प होता है उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं और आखिरकार उसे पेपर में चेंज किया जाता है मशीनों के द्वारा, यानी कि मशीन्स जो होती हैं वो उसे पेपर में बदल देती हैं। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages। यानी कि यहाँ पर जो ये पेपर होता है फिर ये प्रेस के पास जाता है, यानी कि जहाँ प्रेस का काम होता है, लिखने का काम होता है, वहाँ जाता है, और जहाँ पर केमिकल्स से बनी हुई इंक से पेपर के ऊपर लाइन बनाई जाती हैं, इक्वल लाइन बनाई जाती है इक्वल डिस्टेंस पे। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। उसके बाद जो पेज होते हैं अलग अलग उन्हें नोटबुक के फॉर्म में बाउंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और फिर उन्हें पैक किया जाता है और मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। फाइनली इट रीड योर हैंड्स। और फिर इतने बड़े प्रोसेस के बाद ये आपके हाथों तक पहुंचती है। तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है लकड़ी से पेपर बनाने में और उस पेपर से नोटबुक बनाने में। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स फॉर मोर वैल्यू टू द पीपल। यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन रॉ मटेरियल्स को ऐसे प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है जिसके ज़्यादा वैल्यू होती है। यानी मैन्युफैक्चरिंग से रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो लोगों को ज़्यादा वैल्यू में मिलते हैं। एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि पल्प को पेपर में बदला जाता है और पेपर को नोटबुक में। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये दो स्टेजेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के। ये दो स्टेजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के पेपर के। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडिड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि जो पेपर पल्प से बनता है और जो क्लॉथ कॉटन से बनता है उसमें समय समय पर वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है जैसे जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज आगे बढ़ती है। मतलब जो
मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज में उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, जो रॉ मटेरियल होता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है हर स्टेज में। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम। इस तरीके से जो आखिरी में फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, यानी आखिर में जो बनकर प्रोडक्ट आता है, उसकी वैल्यू और उसका इस्तेमाल उसके रॉ मटेरियल से ज़्यादा होता है। मतलब जिस चीज़ से वो बना है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि समय समय पर उसमें वैल्यू ऐड कर दी जाती है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यानी कि इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सामान का उत्पादन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को संभाला जाता है, और मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, यानी अलग अलग धातुओं का एक्सट्रैक्शन होता है, उन्हें निकाला जाता है। Thus, we have iron and steel industry। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है जो गुड्स के प्रोडक्शन को दर्शाती है, जहां पर सामान बनता है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोयला खोदने की इंडस्ट्री, जो कि कोल के एक्सट्रैक्शन को दर्शाती है, जो कि मिनरल होता है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और टूरिज्म इंडस्ट्री, जो टूरिज्म होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है वो इंडस्ट्री। तो इसी तरीके से हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज देख ली कि इंडस्ट्री क्या होती है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज के प्रकार, मतलब इंडस्ट्रीज को किन प्रकारों में बांटा जाता है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स, उनके साइज और उनकी ओनरशिप, यानी पैसा उन पर कितना लगा है, उस हिसाब से बांटा जा सकता है। सबसे पहले जो बांटने की प्रोसेस है वो है रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल से हम इंडस्ट्री को कैसे कैसे बांटते हैं। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एग्रो बेस्ड हो सकती हैं, मिनरल बेस्ड हो सकती हैं, मैरीन बेस्ड हो सकती हैं और फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पर बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपने रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है, जैसे कि दूध हो गया, मिल्क हो गया, प्लांट्स हो गए अलग अलग तरीके के। तो इस तरीके की इंडस्ट्री होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री है, कॉटन की टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है और जो लेदर की इंडस्ट्री है, चमड़े की इंडस्ट्री है, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के ही एग्जाम्पल है। अब बात आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मिनरल ओर्स को, यानी अलग अलग धातु के जो ओर्स होते हैं उनको अपने रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करती है। अलग अलग धातु जैसे जैसे निकलती है, कच्ची धातु जिसे हम कहते हैं, तो उसको वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। The products of these industries fed the
अदर इंडस्ट्रीज। जो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी चलाते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कच्चे आयरन से जो आयरन बनाया जाता है वो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। इस आयरन का इस्तेमाल बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाने में यूज होता है रॉ मटेरियल के तौर पर, जैसे कि हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेस। जो भारी मशीन्स होती हैं, रेलवे के कोच होते हैं अलग अलग, और बिल्डिंग मटेरियल जिनसे हम घर बनाते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो सब लोहे से ही बनती हैं। तो इसलिए वहां पर लोहा जो होता है वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। मैरीन मेड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। जो मैरीन मेड इंडस्ट्रीज होती हैं वो समुद्र से अपना रॉ मटेरियल्स लेती हैं, यानी कि मैरीन मेड इंडस्ट्रीज ओशन से, समुद्रों से और सी से, यानी तालाब, समुद्र, जितने भी पानी की चीज़ें हैं उन सब से अपना रॉ मटेरियल लेती है। जो उनमें प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं उनको अपना रॉ मटेरियल बनाती है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। इंडस्ट्रीज जो सी फूड को प्रोसेस करती हैं, यानी जिनमें सी फूड बनता है, या फिर फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल इंडस्ट्री है, वो कुछ एग्जाम्पल हैं मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की। अब आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो होती हैं वो फॉरेस्ट से निकलने वाले प्रोड्यूस को, यानी फॉरेस्ट में से जो भी चीज़ निकलती है उसको अपने रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करती है। जैसे कि लकड़ी हो गई, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हो गई, औषधियाँ हो गई, इन सब को यूज़ करती है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। जो इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट से लगी हुई हैं, यानी फॉरेस्ट की मदद से चलती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों की इंडस्ट्री, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स यानी फर्नीचर जो होता है हमारा, और बिल्डिंग्स। साइज, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। साइज का मतलब होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कितना पैसा खर्च हुआ, कितने लोगों ने उस इंडस्ट्री में काम किया, और उसने कितने ज़्यादा सामान को प्रोड्यूस किया, कितने ज़्यादा सामान को बनाया। बेस्ड ऑन साइज, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बांटा जा सकता है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसंस। यानी कि कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का टाइप है जहां पर चीज़ों को हाथ से बनाया जाता है आर्टिसंस के द्वारा। वहाँ पर काम करने वाले लोगों के द्वारा चीज़ों को हाथ से बनाया जाता है। बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। बास्केट वीविंग, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन, और जो दूसरी हैंडीक्राफ्ट होती हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volumes of products। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कम पैसा खर्च करती हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी कम होती है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर उनका प्रोड्यूस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है।
यानी वो जो उत्पादन करती है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा होता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी कम होती है, और उनमें जो पैसा लगता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो भी कम होता है। सिल्क वी investment of capital is higher and the technology used is superior in large scale industries are small scale industries. मतलब investment of capital is higher and the technology used is superior in large scale industries. यानी कि investment of capital is higher, यानी जितना पैसा खर्च होता है वो भी ज़्यादा होता है, और जो टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जाती है, जिस तकनीक से वो बनाया जाता है सामान, वो भी सुपीरियर होता है, यानी वो भी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिगर 4.1। सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जैसा कि आप इस फिगर 4.1 में देख रहे हो। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन, गाड़ियों का प्रोडक्शन और मशीनरी, भारी मशीन्स का प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में होता है। बड़ी स्केल पर जो उनमें पैसा खर्च होता है और उनमें टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर होती है। ओनरशिप, यानी कि उनके जो मालिक होते हैं उनके बेसिस पे। एक तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जिनको लोग खुद चलाते हैं, और एक होता है पब्लिक सेक्टर जो सरकार जिन्हें ओन करती है। तो आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। यानी कि इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड यानी राज्य सरकार के द्वारा ओन किया हुआ, पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर यानी प्राइवेट और सरकार दोनों का, एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, और कोऑपरेटिव सेक्टर जो है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो होती हैं उन्हें कौन ओन करते हैं, उनके मालिक कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स यानी नागरिक, देश के नागरिक जो होते हैं, और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर उनका एक ग्रुप उन्हें ओन करता है, और ये इंडिविजुअल्स के द्वारा ही ओन किया जाता है। इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो सरकार के द्वारा ओन की जाती हैं, सरकार उनकी मालिक होती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दो एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं और इनको सरकार ओन करती है, इनकी मालिक है सरकार। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ओन की जाती हैं और ऑपरेट की जाती हैं स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों के द्वारा, यानी कि उनमें स्टेट का भी हक होता है और इंडिविजुअल्स का भी हक होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो उसी का ही एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर सरकार भी चलाती है और इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी चलाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both। जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो ओन की जाती हैं और ऑपरेट की जाती है प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स के द्वारा, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं, और वर्कर्स और बोथ, वर्कर्स और सप्लायर्स दोनों के द्वारा जो ओन की जाती है, या फिर सिर्फ प्रोड्यूसर्स या फिर सिर्फ
वर्कर्स, ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी जो है, ये कुछ कहानियां हैं कोऑपरेटिव वेंचर की, उनकी सक्सेस की, उनकी कामयाबी की, कि कैसे वो कामयाब होती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्रीज के लोकेशन पर अपना प्रभाव डालते हैं, यानी अलग अलग जगहों के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज होती हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में सारे फैक्टर्स को बताया गया है। The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. जो फैक्टर्स लोकेशन को अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की, वो है रॉ मटेरियल की सुविधा कितनी है वहाँ पे, लैंड कितना है, वाटर कितनी है, लेबर कितनी है, पावर कितनी है, पैसा कितना है, ट्रांसपोर्ट कैसा है और मार्केट कैसा है। इंडस्ट्रीज आर situated where some or all of these factors are easily available. इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो वहाँ पर स्थित होती हैं जहाँ पर इनमें से कुछ या ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that the industries may be located in backward areas. कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे कि सब्सिडाइज्ड पावर होती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, यानी लैंड ले जाने में जो कम खर्चा, और दूसरी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो पिछड़े इलाकों में भी सेटअप हो सके, जिससे लोगों को काम मिल सके। Industrialization often leads to development and growth to towns and cities. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी मदद से टाउन्स की और सिटीज की डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होती है, यानी कि इंडस्ट्रीज की मदद से इन सब चीज़ों की ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होता है, जिस शहर में भी इंडस्ट्रीज हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।